लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, एक बड़ी नेत्री कह रही हैं। यह क्यों है? क्योंकि हिमाचल से एक खबर सामने आई है, ईवीएम टहलने निकली है। क्या है पूरी बात, ये पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी खबर यह है कि देश में मौजूद सरकार और सरकार के मंत्री एक नंबर के झूठे हैं और थोड़ा सटीक भाषा में कहा जाए तो पढ़ाई नहीं करते। बयान देने से पहले अनुराग ठाकुर ने भी इस बार यही कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है महंगाई के बारे में। चलिए, महंगाई में झूठ ही कहा तो सही महंगाई के बारे में। तीसरी खबर क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही नेता हैं और आजकल वो बीजेपी की कलई खोलने में लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि घर छीना जा रहा है, राज्यसभा वापस नहीं भेजा जा रहा। लेकिन ये जनता के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अंदर के व्यक्ति हैं, सरकार के करीब कभी रहे हैं और बहुत सारे राज इनके दिल में दफन हैं और वो कब्रें खोदी जा रही हैं। एक और राज खोला है, वो क्या राज है पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और यह है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको 3 खबरें बताता हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली खबर, हिमाचल का दौरा हम अभी करके आए और 12 नवंबर को हिमाचल में वोट पड़ चुका है और खेल शुरू हो चुका है। रिजल्ट आने हैं ठीक 26 दिन बाद, 8 दिसंबर को। 12 नवंबर को चुनाव हुए, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। फर्क है 26 दिनों का। लोग कहते हैं कि ईवीएम से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वोटों को ज्यादा जल्दी गिना जा सकता है और यह लॉजिक पूरी तरीके से खत्म हो गया जब समझ में आया कि असल में खेल है क्या। 12 नवंबर को चुनाव होने के बाद 18-20 तारीख तक रिजल्ट आ सकते थे क्योंकि गुजरात में ऐसा ही हो रहा है। 5 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। अगर गुजरात में 3 दिन में वोट गिने जा सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं? बात यह है कि भैया, अगर हिमाचल के नतीजे पहले आ गए और गलती से बीजेपी हार गई तो गुजरात भी हाथ से जाने का खतरा बीजेपी को साफ साफ लग रहा है। एक निजी गाड़ी में हिमाचल घूम रही है ईवीएम और जब लोग कहते हैं कि भैया ईवीएम को टैंपर किया जा रहा है, मैं इसका एक सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूं आपको। बंदूक दोषी नहीं होती, बंदूक चलाने वाला दोषी होता है। मशीन में गड़बड़ नहीं, मशीन चलाने वालों में गड़बड़ है, मशीन मैनेज करने वालों में गड़बड़ है। मशीन के अपना तो दिमाग है नहीं कि भैया बीजेपी को जिताया जाए या हराया जाए या किस नेता को जिताया हराया जाए। ये ईवीएम हैंडल करने वाले व्यक्तियों का दोष है। सीधा लॉजिक है कि अगर बैलेट पेपर पर 2-3 दिन में चुनाव के नतीजे आ जाते थे तो ईवीएम में 26 दिन क्यों लग रहे हैं? या तो बात यह है कि चुनाव पलटना है या बात यह है कि चुनाव को ढकल देना है, कहीं हिमाचल का असर गुजरात में ना हो जाए। दूसरी खबर है कि अनुराग ठाकुर महंगाई के ऊपर बोले हैं। पहले नेता, बीजेपी के पहले नेता जिन्होंने कम से कम माना तो सही कि देश में महंगाई है। वो कह रहे हैं कि महंगाई आज ही नहीं है, कोरोना जब नहीं भी था तब भी कांग्रेस के जमाने में 14% का इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था। इसमें एक गलती कर गए, 14% का इन्फ्लेशन रेट आज तक हिंदुस्तान में नहीं रहा है। यह गलती है। मैंने इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करी। मैक्रो ट्रेंड एक वेबसाइट है जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर ध्यान देती है, क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से इकोनॉमी वर्क कर रही है, अर्थव्यवस्था काम कर रही है, उस पर नजर रखती है। उसके पास 1960 से लेकर आज तक का महंगाई का डेटा है। वो डेटा ढूंढा गया और पता यह चला कि 90 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान भी महंगाई 14% नहीं थी। 14% महंगाई नहीं थी जब मंदी का दौर था। जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था 2008 में, तो 2008, 9 और 10 तीनों में इन्फ्लेशन रेट 13% से भी नीचे था और 13% यानी कि 14 से सबसे करीब जब इन्फ्लेशन रेट रहा वो साल था 1998। 1998 में
इन्फ्लेशन रेट था 13.06। ये जो है वो डेटा कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महंगाई की दर अगर किसी साल में रही है तो वो साल है 1974 का। ये सारा डेटा आपके सामने है। असल में बीजेपी के नेता कभी भी बयान देने से पहले जरा भी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि इनको ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ना होता है। सरकार जानती है कि महंगाई है, लोग जानते हैं महंगाई है, लेकिन उनके सामने मुद्दे दूसरे लाके रख दिए जाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि भैया मैं आपको बताऊं मैं बेहद अच्छा आदमी हूं, तो मुझसे बुरा व्यक्ति आपके सामने खड़ा करना पड़ेगा। बीजेपी अच्छी नहीं है, बस बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस हमसे बुरी है। ये सीधी सादी गणित है और यही राजनीति कहती है। तीसरी खबर क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी पंडित जी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। और क्यों नाराज हैं उसका कारण है कि राज्यसभा वापस नहीं भेजा जा रहा है और जो उनका सरकारी आवास है वो खाली करवाया जा रहा है। देखिए, विलासिता छीनी जाएगी तो कष्ट तो होगा। सुब्रमण्यम साहब अच्छे खासे रईस भी हैं और सरकार में अपनी पकड़ भी रखते हैं, बहुत सारे राज अपने सीने में दफन भी रखते हैं और एक एक करके वो कब्र खोल रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि मुझे जान का खतरा है, अमित शाह मुझे मरवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी से मुझे जान का खतरा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नोटबंदी से पहले एक बड़े उद्योगपति ने अपना सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। क्या वो गुजरात के सहकारी बैंक स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए एक दिन में गिनकर और जमा करवा दिए गए बैंक में और किसी को पता तक नहीं चला? और उस बैंक की चेयरमैन कमिटी में बहुत सारे भाजपा नेता शामिल हैं। क्या उनका निशाना उस तरफ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, सुब्रमण्यम साहब बेहद शरीफ व्यक्ति हैं, वो देर से ही सही बीजेपी के राज खोल तो रहे हैं। असल में बीजेपी के नेता तब तक चुप रहते हैं जब तक उनके काम होते रहे, तब तक चुप रहते हैं जब तक उनकी सरकार में पूछ होती रहे। जैसे ही लोमड़ी को समझ में आ जाएगा कि राजा का राज साम्राज्य खत्म होने वाला है, वो सबसे पहले खुद को आजाद करके भागती है। वोटिंग खत्म होने के बाद हिमाचल में खेल शुरू हो गया है, या फिर अनुराग ठाकुर को कुछ पढ़ाई के लेसन देना चाहेंगे, कुछ टिप्स दे दीजिए, शायद डेटा याद रहने लगेगा उनको। या फिर सुब्रमण्यम स्वामी क्या ठीक कर रहे हैं? अपनी पार्टी से गद्दारी करके, अपनी पार्टी से बगावत करके। असल में बीजेपी के नेता बड़े वफादार होते हैं, लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी नहीं रहे वफादार। आपके क्या विचार हैं? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।